Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Syed Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affair Channel. तो कल हम नहीं आए थे, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आपको कुछ मिस हुआ है। मैं मेरे फ्यूचर लेक्चर्स में कल का संडे का जो जो भी करंट अफेयर्स होता है, नॉट ओनली ऑन संडे, कभी भी मैं अगर नहीं आया, खुदा ना खास्ता अगर मुझे बुखार है एक्सेट्रा सो एंड सो है, अगर मैं नहीं कर सका, मैं ये इंश्योर ज़रूर करता हूँ कि वो दिन के आपके एडिटोरियल्स और आपके करंट अफेयर्स फ्यूचर में लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। और डू स्प्रेड द न्यूज़, सबको बताइए। मॉर्निंग हम 6:30 को करंट अफेयर्स करते हैं और शाम में 8 PM 8 बजे अपन हिंदू एडिटोरियल्स करते हैं, सो दैट अदर बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए दिस लेक्चर्स का, ठीक है। लेट अस गो अहेड. Which among the following airline has been in the news who severed its diplomatic ties siding with China? Okay, तो ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि अपने डिप्लोमेटिक टाइज ब्रोक करके ताइवान से चाइना की साइड लिया है? बिकॉज चाइना एंड ताइवान आर इन हैविंग व्हाट प्रॉब्लम, इन दोनों का मसला चल रहा है, इन दोनों का कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है। बिकॉज Taiwan is believed to be by many developed nations that it is controlled by China, and China is saying that नहीं ऐसा कुछ नहीं, it's a sovereign independent country है, हमारा कुछ वहाँ है नहीं। बट चाइना का चल रहा है, चाइना के प्रोपोगेंडा चल रहे हैं, चाइना के लोग यहाँ पे जो भी है इंसर्जेंट्स है, वो लोग वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो चाइना का वहाँ पे दबदबा है। ओके, दैट इज ट्रू, दैट इज दबदबा है। तो अभी यहाँ पे ये 4 छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आइलैंड्स हैं, ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ओके, इनमें से एक आइलैंड चाइना का साइड हो गया है, चाइना का साथ दे रहा है, एंड इट हैज सीवियर्ड इट्स टाइज विद ताइवान। व्हाट आर दोज, व्हाट इज दैट आइलैंड? इट इज सोलोमन। सोलोमन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि चाइना के साथ है अब, एंड ताइवान से वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक कर चुका है चाइना की आड़ में, ठीक है। फाइन, ये सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें पूछ से रहते हैं वो। सोलोमन आइलैंड देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो समझ जाना कि ये पैसिफिक ओशन में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पैसिफिक ओशन में है या नहीं है। सबसे पहले ब्रॉडर पिक्चर देख लो, ये है कहाँ? ये पैसिफिक ओशन में, ठीक है सर, दैट इज अंडरस्टूड। उसके बाद में इसका कैपिटल देख लो, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना है, हो नहीं रहा, ठीक है सर, ये भी देख लिए। अभी क्या देखना है आपको, यहाँ पे रॉयट्स क्यों, ये चलो भाई इन्हें डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक कर दिए ताइवान से, क्यों यहाँ पे क्यों हो रहे हैं सिविल अपराइजिंग क्यों हो रही है यहाँ पे? मीन्स यहाँ के लोग सोलोमन आइलैंड के लोग, दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट डिसीजन। उनको ये लगता है कि चाइना का साइड नहीं देना चाहिए था सोलोमन आइलैंड, ओके, इनकी गवर्नमेंट, बट इनकी गवर्नमेंट देने की वजह से व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड व्हाट शोइंग द डिसेंट, और दे आर गोइंग रैंसैकिंग, वैंडलाइजिंग द टोटल सिस्टम एंड टोटल अथॉरिटीज ओवर देयर, ठीक है। फाइन, तो आप देखो यहाँ पे पापा न्यू गिनी, यहाँ है हमारा सोलोमन आइलैंड, यहाँ है हमारा वनुआटा, ओके, देन यू आर हैविंग न्यू कैलिडोनिया। आप सर ये क्यों बोल रहे हैं सर ये याद रखिए सर, ये chronological order याद रखिए। Which one of the following are not part of Pacific Ocean? Which one of the following islands are part of Pacific Ocean? Okay, arrange the following order in north to south. Like this the question may come, my dear students. So you should be please whenever you look to the map, look in the map in an analytical way. ऐसा नहीं कि जो है वो पढ़ना गलत है, दैट इज रॉन्ग मेथड। अगर सोलोमन आइलैंड आया, चलो भाई उसमें देख लिया मैप में, ये पैसिफिक में है, ये हो गया, ऐसा इस तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत डेप्थ कर लो, आजू बाजू क्या है देख लो, ऊपर नीचे क्या है देख लो, कौन से आइलैंड है, कुछ कोरल रीफ्स है नहीं है, तो आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी भाई, जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, और यूपीएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अभी क्या है ये, वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, वाइजर, तो इसका फुल फॉर्म था ये, टू प्रमोट वुमेन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू लेटरल एंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेटरल एंट्री का मतलब है आप पीजी करके, पीएचडी करके, देन यू आर ज्वाइनिंग इन द रिसर्च, okay, means you are having continuous education and you are joining in the research, this is called as formal study। लेटरल स्टडी का क्या मतलब है? ओके, एक वुमेन है, उन्होंने अच्छे से पीजी कर लिए और पीएचडी कर लिए, उनकी शादी हो गई, शादी जब हो गई तो ब्रेक आ गया उनकी ज़िंदगी में, फिर शादी के बाद फिर बेबी को 1 to 3 ईयर्स तक तो छोड़ नहीं सकते एक्सेट्रा, तो 3 to 4 ईयर्स का ब्रेक एक वुमेन को मिल ही जाता है आफ्टर दे गेट मैरिज, दे कैन नॉट कॉप अप विद दिस 2 थिंग्स एटलीस्ट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले और 2 महीने बाद, अगर सीजन रहा तो 3 महीने बाद,
ओके, ऊपर से वो बच्चे को रेयरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब में मिनिमम 2 साल तो आप लगा लो वर्किंग कपल्स के लिए। अगर वर्किंग कपल्स नहीं है तो 3-4 साल, चलो मैं वर्किंग कपल्स की ही बात करूँ, नॉलेजेबल पर्सन की बात करूँ, ठीक है। तो आप याद रखो, फिर ये लोग इतना अच्छा टैलेंट है वुमेन में, ओके, बहुत सारा टैलेंट है, बट वो टैलेंट अपना एक्सपोज कर नहीं सक रहे। पीजी पीएचडी पढ़ाई के बाद रिसर्च ही नहीं हुआ उनका, पढ़ाई के बाद शादी हो गई, बिकॉज सिस्टम अपना है ही वैसा अपने इंडिया में। उम्र देख के शादी होती है अपनी, याद रखो, इंडिया में उम्र देख के शादी होती है, ये नहीं देखते कि बच्चा सेटल है नहीं है या बच्ची सेटल है नहीं है, इन द सेंस लड़का सेटल है या नहीं है, लड़की सेटल है या नहीं है। हमारे हैदराबाद में थोड़ा लड़का लड़की को बच्चा बच्ची भी बोलते, ओके। तो याद रखिए, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा है, लड़की का तो मसला ही अलग है भाई। यहाँ पे 23 आओ, 24 आओ, बस ये घर पे शुरू हो जाता है, ओके। तो उसके बाद में तो अब ये चलते रहता है, फिर 27, 28 ऐसा गुजरने के बाद में अब ना लड़की को इंटरेस्ट रहता, फिर ये सब मसले हो जाते, ओके। तो बेसिकली एक ब्रेक तो उनको मिल ही जाता है, 90% के लड़कियों के तो शादियां हो जाते हैं 25, 26 तो ऑब्वियसली हो जाते हैं, और मैक्सिमम 27 तो हो ही जाना है। बट सुन लो, मैक्सिमम 27 में बोले तो पीएचडी कहाँ से होगी, 27 में तो पीएचडी नहीं होगी। पीएचडी होने के लिए 28 ईयर्स होते हैं, ओके, नॉर्मली स्पीकिंग 28 ईयर्स हो ही जाते हैं। अब 28 ईयर्स के बाद रिसर्च में जाए या शादी करें, ये 2 प्रॉब्लम हो गए हैं, दैट्स वाई इनको ब्रेक आ गया। ऐसे वुमेन्स को थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी देना हमारा गवर्नमेंट क्या बनता नहीं बनता रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस सर, यस सर, उनका देना है, बिकॉज उनके हार्नेस करना है भाई, उनके दिमाग में क्या है, कैसी क्रिएटिविटी है, ओके, उनके दिमाग के जो भी स्किल्स है वी हैव टू हार्नेस, दैट्स वाई एक लेटरल एंट्री लेके आए। लेटरल एंट्री इज नथिंग बट वो फिर से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ओके, विदाउट राइटिंग एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेट्रा, फिर से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। ये इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का इनिशिएटिव है। सो ये इंडो जर्मन का है, वाइजर इज व्हाट, इंडो जर्मन का है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आप याद रखिए। एरिया क्या है, R&D है इनका। प्रमोट एनेबल जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सही है, करना तो है ये। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, देखिए, चलो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज नथिंग बट फार्मर के लिए, फार्मर के प्रोड्यूस, फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है उनकी फील्ड में, ओके, स्पेशली 23 क्रॉप्स आर देयर विच आर लिस्टेड इन एमएसपी। फार्मर जो इन 23 क्रॉप्स में से अगर कौन सा भी क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस करा है, उसके वो क्रॉप के ऊपर फार्मर को मिलेगा गारंटीड रिटर्न। क्या मिलेगा, गारंटीड रिटर्न, मतलब उसको मिलेगा प्रॉफिट, पक्का प्रॉफिट मिलेगा, राइट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, याद रखिए आप। सो इट इज अ मिनिमम प्राइस बोल सकते हैं आप, मिनिमम प्राइस, ओके, that is fixed by the government, okay, on certain crops, like on 23 crops in number। तो ये तो प्रॉपर स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज गिवन फॉर ऑल द मेजर क्रॉप्स, रॉन्ग है, ओके, नॉट ऑल नहीं आना, और गिवन फॉर सर्टेन क्रॉप्स, यस, 23 क्रॉप्स, राइट। तो याद रखिए, ऐसा स्टेटमेंट बदल सकता है, ओके। फॉर्मूला क्या है, अगर आप 100 रुपए हुए, आपको 1 केजी राइस को ग्रो करने के लिए 100 रुपए हुए, और 100 रुपए हुए तो ये बिकेगा 1.5 टाइम्स, ओके, ये बिकेगा 150 रुपए में, ओके, 1.5 टाइम्स। फार्मूला तो इतना ही है इसका, ओके, जो भी बिकेगा इंटू 1.5, ओके, दैट इज द प्राइस दैट दे आर गोइंग टू फिक्स, ठीक है, ये डन। ये फार्मूला इज लाइक पेड आउट कॉस्ट क्या है, फार्मर किन किन चीजों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन पेड आउट कैश, ओके। एग्रीकल्चर सोइंग सीजन के जब सच सीड्स के ऊपर पे करते, फार्मर स्पेंड करते पैसे, यस, फर्टिलाइजर पे करते, यस, पेस्टिसाइड पे करते, यस, फ्यूल पे करते, इरिगेशन पे करते, हायर्ड वर्कर पे करते, एंड लीज्ड इन लैंड रेंट भी देते, राइट। तो ये पूरा कॉस्ट इंक्लूड करना है। लेट सपोज एक्स है, और ये लेट सपोज A2, इसको ये लोग नाम दिए हैं A2, ओके। एज वेल एज इम्प्यूटेड कॉस्ट वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, घर वाले भी काम कर रहे हैं ना, देखो मेरे फार्म में मैं 10 लोगों को लगा, 10 लोगों को पे करना पड़ता, मेरे घर वाले 5 काम कर रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी नहीं है, इनको पैसे में नहीं दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। सो इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, तो ये लेबर का चार्ज क्या चल रहा है, वो उसके हिसाब से एक प्रॉपरली एवरेज लेके दे विल फिक्स AMSP, फिक्स है NMSP। अभी फार्मर का ये डिमांड है, देखो भाई फार्मर के बिल्स रिपील हो गए हैं, वो गवर्नमेंट हैज टेकन देयर बैक, बट उनका और प्रॉब्लम क्या है, व्हाई दे आर स्टिल शोइंग द डिसेंट क्यों बता रहे, डिसैटिस्फैक्शन क्यों है, उनके 2 डिमांड है।
पहली बात तो ये एमएसपी का सिस्टम जो है ना, इसको थोड़ा बहुत नेशनल कमीशन फॉर फार्मर के हिसाब से कर दो। मीन्स ये तो है ही है, और नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर बोले हैं कि ये कमीशन का रिकमेंडेशन है, कॉस्ट कैलकुलेशन C2 must include capital assets and the rentals and interest foregone on owned land। अगर फार्मर उनकी लैंड किसी को देता तो उनको वहां पे रेंट आता था या इंटरेस्ट आता था, कुछ ना कुछ तो आता था, तो वो भी इंक्लूड करो। और कैपिटल एसेट्स है, बोरवेल है, ओके, ट्रैक्टर है, इनका भी जो भी मंथली कॉस्ट होता है, मंथली ईएमआईस होते हैं, और वो अगर इन केस अगर लोन लिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बन ही रहे होंगे, आप उसको भी इंक्लूड करो और एक प्रॉपर एमएसपी पे आइए, दैट इज व्हाट द नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स हैव टोल्ड। एंड अपने फार्मर्स का भी यही डिमांड है, चलो भाई वो तो नए इजाद नहीं करे, दे हैव नॉट बॉर्न दैट कॉन्सेप्ट बाय ऑल टुगेदर, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो सही है, बट नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का भी रिकमेंडेशन हमको इंप्लीमेंट करना है, तो यह बात रखो, ये इंप्लीमेंटेशन करो पहले एमएसपी का मसला। दूसरा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसपी के लिए कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये लॉ से बैक नहीं है, ये कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी भी डिक्रीज कर सकते हैं, इसका कुछ मेथोडोलॉजी नहीं है, कब इंक्रीज करेंगे कब डिक्रीज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग बोल रहे हैं अभी फार्मर्स, भाई इसको आप, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम प्रोड्यूस करके कितने पैसे आ रहे हैं वो भी हमें नहीं पता, एटलीस्ट एप्पल वाले को कितने में बेचना है मालूम है, अलमारी वाले को कितने में बेचना है मालूम है, 2 व्हीलर वाले को कितने में बेचना है मालूम है, बट हमारे जो है ओके एमएसपी, ये कल को रहेगा या नहीं रहेगा इसका कुछ पता नहीं है। आप ऐसा मत करो, एमएसपी को लीगलाइज कर दो, एमएसपी क्या करो, लीगलाइज कर दो, उसकी एक मेथोडोलॉजी दे दो, 3 महीने बाद रिवीजन कर रहे हैं आप रेट्स, 5 महीने बाद रिवीजन कर रहे हैं आप रेट्स, कब कर रहे हैं आप रेट्स रिवीजन, सो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी लो, किसके रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली MSP prices of rice, wheat and all are fixed by CACP, okay, Commission of Agriculture कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंडेशंस देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी प्राइस, इन द सेंस इज एक 100 किलो का राइस बैग 1300 रुपए में जाना मिनिमम, दिस इज कॉल्ड एज एमएसपी। अगर कोई मार्केट में ट्रेडर में आपके रउती बाजार में फार्मर के पास से एक 100 केजी का बैग एक 1300 में नहीं लिया, ओके, अगर आपके रईतु बाजार में ट्रेडर जो है ना, ट्रेडर अगर वो 100 केजी का राइस बैग इफ इट डज नॉट टेक ऑन 300 रुपीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोले हैं कि आप ये 100 रुपए का 100 केजी ऑफ बैग का राइस हमारे पास लाओ, हम खरीदेंगे, ओके, बिकॉज उनको भी जरूरत है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चलाना है, मिड डे मील स्किल चलाना है, ओके। सो एफसीआई इसलिए लिखा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है वो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनका गोडाउन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा गोडाउन है, तो फार्मर अगर मार्केट में कोई नहीं ले रहे, प्लीज आओ यहाँ पे डंप करो, हम आपको दे देंगे 1300 रुपए, ठीक है। चलो, ऑल द पॉइंट्स हैव कवर्ड, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे देख लो आप पहले 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के, एक तो हेल्थ है, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड है। पॉवर्टी एक जमाने में था भूख से मरना या भूख से जिंदा रहना, ओके, भूखमरी, जिसको पॉवर्टी बोलते थे एक जमाने में। अभी पॉवर्टी का डेफिनेशन बहुत एलॉबरेट हो गया। नाउ इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज हेल्थ कंपोनेंट और एजुकेशन कंपोनेंट एंड ऑल ऑफ these indicators or of these items, then also he is called as poor, okay, मल्टी डायमेंशनल पूरे भाई, मैं ना खाली फूड से पूर नहीं हूँ, मैं क्लॉथिंग से भी पूर हूँ, मैं वाटर सप्लाई से भी पूर हूँ, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही है, मैं कच्चा घर में रह रहा हूँ, नॉट कि पक्का घर, ओके, और मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए पैसे नहीं है। सो अभी पॉवर्टी हो गई है मल्टी डायमेंशनल। एक ज़माने में तो सिर्फ भूखा हूँ या नहीं हूँ यही देखते थे, ओके, अभी यही है, ओके। दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पहली बात याद रखो, ये यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। इन्होंने 1990 से एक रिपोर्ट रिलीज करना शुरू की है, दैट इज कॉल्ड एज HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें 5 इंडेक्सेस है, पहले तो एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तीसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, चौथा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एंड द लास्ट वन यू आर हैविंग इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो एक HDR रिपोर्ट में
5 इंडेक्सेस हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्च करे। 1990 में सिर्फ एचडीआई थी, स्लोली एक के बाद एक 2-4 साल के बाद ऐड करते गए। सो आप समझिए कि कल को अगर स्टेटमेंट आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बोलते ये 5 के 5 आप पार्ट ऑफ बोल के ऑल दी अबव बोल के लिख देना अगर ये 5 के 5 है तो। Okay, so human development reports, it's a multi-dimensional report also. It does not only give only one index, human development index, it also give this. Okay, और ये report prepare करने के लिए, multi-dimensional poverty index prepare करने के लिए UNDP के साथ साथ Oxford Poverty and Human Development Institute OPHI ये 2 मिलकर काम करते हैं to bring the rankings with regard to multi-dimensional poverty index. ये India's first ever national multi-dimensional poverty index, okay, is based on National Family Health Survey, okay, which is very important survey with regard to knowing our health indicators, okay, and various other indicators. So ये जो है it utilizes what, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 indicators है behind, like 10 indicators are there. Now utilizing 12 key components which cover areas like such as health, nutrition, education standards and living. So ये 12 नहीं 10 आना चाहिए, 10, 3 dimensions and 10 indicator. अभी याद रखिए nutrition is measured with regard to wastage and stunting. ओके, जो कंट्री में वेस्टेज एंड स्टंटिंग कम है, जो कंट्री में माल न्यूट्रिशन कम है उसको फर्स्ट रैंक, जो कंट्री में माल न्यूट्रिशन सबसे खराब है उसको लास्ट रैंक, जो कंट्री में चिल्ड्रंस लेस देन 1 ईयर चिल्ड्रंस ज़्यादा मर रहे हैं उसको लास्ट रैंक, कम से कम मर रहे हैं उसको फर्स्ट रैंक, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक कंट्री में पूरे लोग मिनिमम कितने साल गए स्कूल को, मिनिमम कितने साल वो स्कूल में पढ़े हैं, ऐसा हो सकता है ना। ओके, अपने इंडिया में कोई 10 क्लास पढ़ा, कोई 12 क्लास पढ़ा, कोई 8 क्लास पढ़ा, कोई पीजी पढ़ा, कोई डिग्री पढ़ा, राइट। तो इन पूरों का अगर एवरेज निकालें तो मिनिमम कितने साल ये स्कूल गए हैं, मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग सबकी कितनी हुई है, स्कूल अटेंडेंस भी है, ओके, एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे आता है, और कुकिंग फ्यूल, आप कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपके पास सैनिटेशन लैट्रिन है या नहीं है, आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में नहीं, फ्लोरिंग कैसी है, कच्ची है, मड की है या टाइल्स की है या वॉट एवर दिस सीमेंट की है, ओके। और एसेट कि आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऑटो है, रिक्शा है, रिक्शा तो नहीं है तो ये तो मोटराइज एसेट नहीं है, मोटराइज एसेट कौन सा होना चाहिए, एसेट शुड बी व्हाट, मोटराइज होना चाहिए और इलेक्ट्रिक रन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एसेट हियर। इलेक्ट्रिक रन इज द फ्रिज, इलेक्ट्रिक रन इज द कूलर, इलेक्ट्रिक रन इज द आयरन, ओके। ये मोटराइज मींस व्हाट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये है मोटराइज्ड, ओके। अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है तो आप ये कंपोनेंट में बेहतर है, अगर आपके पास अच्छी फ्लोरिंग है तो आप ये कंपोनेंट में बेहतर है। तो ऐसा हर फैमिली का ऑब्वियसली सैम्पलिंग मेथड यूज करते, पूरे इंडिया के हर घर को तो जाते नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर पूरी इंडिया के हर घर जा जाके ये पूरे चीज पूछना शुरू करें तो 2 साल नहीं 20 साल तक भी सर्वे नहीं आता, राइट, ओके फाइन। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए कि ऑलमोस्ट सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, ये सैम्पलिंग मेथड। तो अब चलो हैदराबाद में सर्वे कर रहे हैं, तो हैदराबाद में देखो हमारे पास पॉपुलेशन है 50 लाख लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, अकॉर्डिंग टू माय तेलंगाना इकोनॉमिक सर्वे 48 लाख तक है, तो मैं अराउंड फिगर 50 लाख। तो 50 लाख के घर को तो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे मैक्सिमम लाइक 1 लाख, बस मैक्सिमम 1 लाख, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग मेथड। और वो अलग अलग रीजन करेंगे, यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे थोड़े, टू इन ऑर्डर टू इंक्लूड व्हाट, हेट्रोजेनेसिटी, यानी तो होमोजेनस हो जाता, राइट। चलो यहाँ पे पूरे गरीब ही होंगे ये एरिया में, तो यहाँ पे मालूम नहीं होगा, राइट, यहाँ पे मिक्स होंगे, यहाँ पे पूरे पॉश होंगे, तो आपको प्रॉपरली एक एवरेज मिलेगा सैम्पलिंग में। सो यू आर गोइंग टुवर्ड्स मोर प्रॉक्सिमिटी टू गेट एक्यूरेट फिगर्स, राइट। केरला सिक्किम लोवेस्ट पूर स्टेट से, केरला सिक्किम लोवेस्ट पूर स्टेट से, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज एज दी पूरे स्टेट इन इंडिया, ये सबसे अच्छे स्टेट्स है, ये सबसे खराब स्टेट्स है। प्लीज 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 रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है इनका, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक कन्वेंशन है, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये कन्वेंशन किसके लिए है, प्रोटेक्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, जो भी नेचुरल हेरिटेज था और है उसको प्रोटेक्ट करना है। नेचुरल क्या, नथिंग बट लैंडस्केप है, ओके, लाइक वेस्टलैंड्स है, लाइक ईश्वरीज है, ओके, कोरल रीफ्स है, इसको प्रोटेक्ट करना है। नॉट ओनली दैट, वर्ल्ड कल्चरल, हमारा चार मीनार है, फलकनुमा पैलेस है, गोलकोंडा है, रेड फोर्ट है, ओके, ये जो भी है,
जो भी है ये प्रोटेक्ट करना है, इनको खराब होने देने से बचाना है. आई फॉरगॉट टू टेल, ताजमहल है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. 1972 में ये कन्वेंशन आया है. इनका मेन पर्पस क्या है? कंजर्व दी नेचुरल, okay, natural, whatever the scenic beauties are there, landscapes are there, and also preservation of कल्चरल प्रॉपर्टीज, मल्टीकल्चरल प्रॉपर्टीज जो भी है, टेम्पल से, मस्जिद है, चर्च है, उनको अच्छे से रखो. इंडिया वॉज इलेक्टेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूएन्स कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए 4-year टर्म. फॉर ए 4-year टर्म हम अब चेयरमैन हैं वो कमेटी के. ओके, ये कमेटी करती क्या है? ये कमेटी का काम है ये कन्वेंशन को फॉलो करना. along with that, this committee is responsible for the implementation of world heritage fund, define the use of world heritage fund. तो वेरी वेरी, हम चेयरमैन करें तो हम अब अभी बोल सकते हैं कि ये फंड इस तरीके से यूज करना है, ये फंड उस तरीके से यूज करना है. सो वी गॉट सम powers with regard to this particular holding this chairmanship of this committee. It also decide on the inscription or deletion of properties. कौन से culture और natural properties को include करें, कौन से culture और heritage properties को delete करें लिस्ट में से. Okay, ये they will take care of it. They will decide about it also on the list of heritage in danger. जो भी list है danger की, okay, कौन से इंक्लूड करना है, कौन से निकालना है, that will be done also by this particular committee. Okay, last one we are having in this discussion, नामदा क्राफ्ट. so beautiful carpet है. okay, एक यहाँ पे याद रखो, एक फेल्टिंग टेक्निक है. फेल्टिंग टेक्निक का नथिंग बट जो गोट का जो वूल होता है, गोट का जो वूल होता है, वो वूल को दो कपड़ों के बीच में पूरा फिल करते हैं. दो कपड़ों के मुझे फिल करके ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फेल्टिंग टेक्निक. इसलिए आप जब इसके ऊपर चलेंगे तो आपको नरम नरम दिखेगा, राइट. ओके, सो इट इज वेरी कॉमन. ओके, नामदा क्राफ्ट है कहाँ का ये? वेयर इट इज? इट बिलोंग्स टू कश्मीर. ओके, रग मेड ऑफ शीप वूल थ्रू फेल्टिंग टेक्निक इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वीविंग प्रोसेस. ऐसा वीविंग, पूरा वीविंग नहीं करते. ओके, वूल को वीविंग इज नॉट देयर, बस इसके अंदर वूल डाल देके ऊपर से नीचे से उसको क्लोज करके एम्ब्रॉयडरी करते हैं. वेरी गुड है, क्योंकि हमारे पास भी नमाज पढ़ने के जो भी मैट्स होते हैं हम इस पे ही पढ़ते हैं, राइट. वो नरम रहने के लिए ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई है, बट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनको बहुत दुख हो गया है. एंड दे आर सेइंग दैट नहीं, हमें चाहिए कि ये स्किल को रिवाइव करना चाहिए. सो दे स्टार्टेड गिविंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग व्हाट, दिस नामदा क्राफ्ट. पहले तो बहुत एक्सपोर्ट्स होते थे इसके अपने इंडिया से, और बहुत लोग खरीदते थे. आजकल नहीं, हम खरीद रहे बाहर के. ये नौबत आ गई, बिकॉज मेरे पास भी जितने भी नमाज मैट्स है वो यहाँ के नहीं है. ओके, बेसिकली यहाँ के है तो भी प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज ये जो थे ना, ये अच्छे थे, तो अभी बाहर से ला ले रहे हैं. दुबई सऊदी गए तो कोई ना कोई रिश्तेदार गए तो वहाँ से ला ले रहे हैं. तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है रिवाइव करना, बिकॉज लोकल मार्केट में डिमांड है, हमारी डिमांड है, तो ये डेफिनेटली. और नॉट ओनली दैट, आप रक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप आपके घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट ओनली अस. ओके, बट जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. नामदा इज स्टिल यूज्ड टू क्रिएट सैडल ब्लैंकेट फॉर हॉर्सेस के ऊपर रखने के लिए भी रखते थे. कैमल्स इन लोकल नोमैडिक कम्युनिटीज, prayer mats for Muslims. That is what is all about Namda craft. Thanks for hearing to me. I will be seeing you today 8 p.m. for Hindu editorial analysis. Please spread the news. Thanks a lot. Bye bye. Take care.